नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। अगर बात सरकार की करें तो महिला आरक्षण बिल के साथ उसने 2024 से पहले आधी आबादी के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। उधर विपक्ष के इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। सीट बंटवारे के लिहाज से पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और दिल्ली जैसे राज्य सबसे चुनौती भरे माने जा सकते हैं, जहां इंडिया गठबंधन की एक से ज्यादा पार्टियों की मजबूत मौजूदगी है। इन राज्यों का पेच सुलझाना और यहां की सीटों पर आमराय बनाना इंडिया गठबंधन के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। गठबंधन की पार्टियां मन बड़ा होने के दावे तो बहुत करती हैं, लेकिन वास्तव में उनकी महत्वाकांक्षाएं टकरा जाती हैं और बात बिगड़ जाती है। अगर बात दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों की करें तो यहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की मजबूत मौजूदगी है और दोनों की बढ़ती राजनीतिक इच्छाएं मुश्किल का कारण बन रही हैं। नतीजा यह है कि दोनों में से कोई भी पार्टी एक दूसरे के लिए जगह बनाने के लिए तैयार नहीं दिखती। आइए हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन की पार्टियों में अभी क्या स्थिति है। हम शुरुआत इसकी बिहार से करते हैं। सबसे पहले जिक्र बिहार का करेंगे। अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार ही वो राज्य है जहां से इंडिया गठबंधन के गठन में केंद्रीय भूमिका निभाई गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद यहां से शुरू हुई, लेकिन इंडिया गठबंधन के गठन के बाद बिहार की राजनीतिक पार्टियों ने सबसे पहले अपने अपने दावे ठोकने शुरू कर दिए। बिहार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने सबसे पहले अपना दावा ठोका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कमतर आंकना ठीक नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था, कम से कम उतनी सीटों पर तो इस बार भी पार्टी चुनाव लड़ेगी ही। गौरतलब है कि 2019 की अगर बात करें तो यहां पर कांग्रेस ने बिहार की 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से एक सीट पर पार्टी की जीत हुई थी, पार्टी को जीत हासिल हुई थी, यानी कांग्रेस बिहार की 40 में से 9 सीटों पर अपना हक जता रही है। कांग्रेस के बाद सीटों की मांग की बारी सीपीआई-एमएल की थी। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि जेडीयू तो महागठबंधन में बाद में शामिल हुई है, हमारी पुरानी सहयोगी तो आरजेडी ही है। लिहाजा उन्होंने अपनी मांगों की सूची लालू प्रसाद यादव को भेज दी है। आइए हम सिलसिलेवार ढंग से इन सारी स्थितियों का जिक्र करते हैं और आपको सुनवाते हैं कि दीपांकर भट्टाचार्य ने इस बारे में क्या कहा था। जो सीटों के तालमेल का मामला है वो राज्यों में अलग से बात होगी और हर राज्य में जो भी प्रमुख दल है जहां वो इस पर पहल करें और इसीलिए बिहार में ताकि सीटों का तालमेल आगे बढ़ सके तो हमें जहाँ तक पता चला कि जनता दल यू बिहार में महागठबंधन में बाद में शामिल हुआ, तो शायद महागठबंधन जो पुराना था उसके स्तर पर भी बात होगी और फिर जनता दल यू से भी बात होगी। हमने इसीलिए अपना जो प्रस्ताव है एक मिनिमम जो सीट्स के बारे में हमने राष्ट्रीय जनता दल को, प्रमुख बिहार के दल है, महागठबंधन के नेता हैं और इसीलिए हमने उनको लिख के दिया है। और 2020 का जो चुनाव परिणाम था उसमें जो बिहार ने देखा कि दक्षिण बिहार मगध में, शाहाबाद में और उत्तर में सारण के इलाके में सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा और सबसे ज़बरदस्त वहाँ चोट मिली एनडीए को। और इसके पीछे मेन कारण था कि राजद और माले के बीच में एक सार्थक चुनावी तालमेल। तो सुना आपने, ये थे सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, जिन्होंने ये क्लेम सबसे पहले किया। दीपांकर ने इस सूची में कुल 9 लोकसभा सीटों का जिक्र किया और ये दावा किया कि इन सीटों पर सीपीआई-एमएल की मजबूत मौजूदगी है, सीपीआई-एमएल यहां पर मजबूत हुई है। अब बात करते हैं बिहार में जेडीयू की। नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ बने विपक्ष के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की नींव रखी है। लिहाजा उनकी पार्टी जेडीयू उन सीटों पर भी अपना दावा जरूर करेगी जो सीटें उसने पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी। ऐसे में आरजेडी और जेडीयू के बीच पेंच फंस सकता है। दोनों पार्टियों के बीच पेंच फंसने की जो स्थिति है, जेडीयू ने पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में 16 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। उस समय जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, लिहाजा जेडीयू की इस जीत में बीजेपी का वोटर भी शामिल था। जेडीयू ने इन 16 सीटों में से 14 लोकसभा सीटों पर सीधे मुकाबले में आरजेडी उम्मीदवारों को हराया था। इनमें आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की पसंदीदा सीवान लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां जेडीयू उम्मीदवार कविता सिंह ने आरजेडी की उम्मीदवार हीना शाहबुद्दीन को हराया था।
बिहार में ऐसी और भी कई सीटें होंगी जिन पर आरजेडी और जेडीयू में रजामंदी बनना काफी मुश्किल है। दोनों पार्टियों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इधर बिहार के बाद अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का समझौता करना आसान नहीं है। हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के घोसी और उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खी देखने को मिली। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि घोसी में उसने इंडिया गठबंधन की भावना के अनुरूप अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, जिसके कारण समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह की जीत हुई। लेकिन उत्तराखंड के बागेश्वर में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, जिसने कांग्रेस के वोट काटे और बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई। आइए आपको सुनाते हैं कि घोसी उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने क्या कहा था। ये जीता और हम सब लोग अपने इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी रहे उनको हम लोगों ने निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन करके सुधाकर सिंह को जिताया। क्योंकि स्थितियां ऐसी रही हैं, पूरे समाज के अंदर लोग परेशान हैं। इन सब को देखते हुए कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम लोग इंडिया गठबंधन को यहाँ पर समर्थन, कांग्रेस का उनको पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात आपने कहा, मैं उसको कहना चाहूँगा, लेकिन यही उपचुनाव उत्तराखंड में बागेश्वर में हुआ, वहां समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हमारा बागेश्वर में चुनाव, हमारा वहां का बागेश्वर का प्रत्याशी 16 वोट से हार गया और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 22 वोट पाया। तो ये बड़ा मन कांग्रेस दिखा रही है, कांग्रेस सबको लेकर चल रही है। अब ये उनकी सोच है, वो हमारे साथ रहेंगे या क्या करेंगे, वो मेरा यहाँ पर स्वागत करेंगे। मेरा जहाँ मैंने देखा आम जनता की आवाज, उस पर हम लोगों ने घोसी के में उनका समर्थन किया, उनको चुना। तो सुना आपने, यानी अजय राय ये कह रहे हैं कि अक्सर बड़ा मन दिखाने की मांग कांग्रेस से की जाती है। अब कांग्रेस ने घोसी विधानसभा उपचुनाव में बड़ा मन दिखा दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर बड़ा मन नहीं दिखाया। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, पार्टी उत्तर प्रदेश में खुद को बड़े भाई की भूमिका में देखती है। घोसी उपचुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी के मनोबल में और इजाफा भी हुआ है, लेकिन अजय राय भी यहां ये दर्शाना चाहते हैं कि कांग्रेस भी चुनावी समझौता झुककर नहीं करेगी। यानी उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को बहुत ज्यादा स्पेस देने के मूड में नजर नहीं आ रही। यूं भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लव हेट रिलेशनशिप का खेल पहले से चलता रहा है। अगर इन दोनों पार्टियों के रिश्तों की बात करें तो लव हेट रिलेशनशिप का खेल चलता रहा है। साल 2017 की बात करें तो यूपी विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा था। हालांकि योगी आदित्यनाथ की एक तरफा जीत के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच दूरियां बढ़ गई थीं। धीरे धीरे अखिलेश ने इस गठबंधन को तोड़ दिया। हालांकि इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी की सीट पर अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा था। इसके जवाब में कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में अपने किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा था। इसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ। इसमें कांग्रेस ने अखिलेश की करहल सीट पर अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई बार अखिलेश यादव और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर निशाना साधा, जिसके बाद दोनों पार्टियों ने कांग्रेस से दूरी बना ली थी। अखिलेश यादव ने भी कहा कि उनकी नीतियां कांग्रेस से जुदा हैं, अलग हैं, इसलिए वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। फिर 2024 के लिए विपक्ष की लामबंदी हुई। उसके शुरुआती दिनों में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने आपस में मुलाकात की। इन मेल मुलाकातों में ये कहा गया कि जिस राज्य में जो विपक्षी दल बड़ा हो, उसी की अगुवाई में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए, ताकि बीजेपी विरोधी वोटों का बिखराव रोका जा सके। यहां भी संदेश साफ था कि कांग्रेस भारतीय राजनीति की बदलती वास्तविकता के साथ खुद को ढाले और राज्यों में काबिज क्षेत्रीय दलों के समीकरण खराब न करे। ये बात हुई समाजवादी पार्टी और एसपी के रिश्तों के हालिया इतिहास की। अब उत्तर प्रदेश के बाद हम इंडिया गठबंधन में बात करेंगे ऐसे दो राज्यों की जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली और पंजाब। यहां इन दोनों राज्यों में सीट शेयरिंग की व्यवस्था इंडिया गठबंधन की उन दो पार्टियों के बीच होनी है जिनमें हाल के सालों में कई जगह हमको सीधी टक्कर देखने को मिली है। यानी हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस की पंजाब इकाई आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ खड़ी हो गई। राज्य में कांग्रेस के अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंह वडिंग ने विधायकों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस विधायकों ने आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी तालमेल के खिलाफ बयानबाजी की।
वडिंग ने यह भी कहा कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस आलाकमान अपनी ओर से कोई राजनीतिक फैसला राज्य इकाई पर थोप दे। कांग्रेस की पंजाब इकाई की राय है कि जब केरल में कांग्रेस और सीपीएम आमने सामने हो सकते हैं, पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस, टीएमसी और सीपीएम आमने सामने हो सकते हैं, तो यही व्यवस्था पंजाब में क्यों नहीं हो सकती। वडिंग ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि इंडिया अलायंस है 26 पार्टियां जो देश के संविधान को बचाना चाहती हैं, डेमोक्रेसी को बचाना चाहती हैं, वो इकट्ठी हैं। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी 13 सीटों पर तैयारी कीजिए, आपको चुनाव लड़ना है, हमें सूटेबल जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम भेजिए। आप देखिए ना, ये कोई खाली पंजाब की बात थोड़ी है, ये केरला की बात भी है। केरला हमारे सामने ऑपोजिशन, केरला सीपीएम के सामने कौन है? कांग्रेस पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस के सामने कौन है? तो पंजाब में भी इस प्रकार का ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडिया अलायंस रहे, तमाम विपक्षी दल रहें, ये अलायंस बरकरार बना रहेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन ये अपने अपने चुनाव चिन्ह पर, अपनी अपनी जगहों पर चुनाव लड़ेंगे। तो सुना आपने, राजा अमरिंदर सिंह वडिंग कह रहे हैं कि जब वहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो यहां पर यह मॉडल क्यों नहीं हो सकता। यानी पंजाब में कांग्रेस पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर कांग्रेस की इस राय के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी का रुख भी हमारे सामने आया। पंजाब की भगवंत मान सरकार में मंत्री अनमोल गगन मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इसकी इजाजत खुद अरविंद केजरीवाल ने दी है। क्या भगवंत मान साहब ने फैसला लिया है कि पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी, अपने निशान पर लड़ेगी? जी डेफिनेटली, हम इलेक्शन किसी के साथ समझौते से नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी अपना जो सीएम साहब की अगुवाई में हम लोग इलेक्शन जो लड़ेंगे और जीतेंगे। यानी कांग्रेस नेताओं द्वारा आम आदमी पार्टी से तालमेल की अनिच्छा जताने के बाद आम आदमी पार्टी ने भी उन्हें उसी भाषा में जवाब दिया है। जाहिर है आम आदमी पार्टी की कोशिश यहां यह साबित करने की है कि उन्हें भी कांग्रेस से गठबंधन करने की गरज नहीं पड़ी है। इस बयानबाजी के बाद दोनों पार्टियों के बीच लोकसभा चुनाव में सीटों का तालमेल खटाई में पड़ता हुआ देखा जा सकता है। दरअसल कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब इकाई के नेता हमेशा ही अरविंद केजरीवाल के साथ सीटों का तालमेल करने के विरोधी रहे हैं, बल्कि वो शुरू से ही केजरीवाल से किसी भी तरह के राजनीतिक संबंध रखने के खिलाफ थे। दिल्ली सेवा बिल का अगर जिक्र करें तो दिल्ली सेवा बिल पर भी पंजाब और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी आलाकमान से संसद में केजरीवाल का साथ न देने की अपील की थी। संदीप दीक्षित ने तो यहां तक कहा था कि दिल्ली सेवा बिल को रोकने की अरविंद केजरीवाल की कोशिश अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए थी, इसलिए कांग्रेस को एक भ्रष्ट आदमी को बचाने की मुहिम में खड़ा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की दिल्ली इकाई के नेता भी ये कह चुके हैं कि केजरीवाल हर राज्य में कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक का एक हिस्सा हड़प लेते हैं। केजरीवाल ने पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। गुजरात चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खासा नुकसान पहुंचाया। गोवा की बात करें तो गोवा में भी केजरीवाल ने कांग्रेस के जनाधार में सेंधमारी की है। पंजाब और दिल्ली दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता छीनी है, इसलिए केजरीवाल से इन दो राज्यों के नेताओं की सीधी खुन्नस है। ऐसे में इंडिया गठबंधन पर दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में भी सीटों पर समझौता होने पर बड़ा संशय बना हुआ है। यह जिक्र हुआ दिल्ली और पंजाब का। इसके बाद हम जिक्र करते हैं पश्चिम बंगाल का। अगर बंगाल की बात करें तो कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के यहां कड़े प्रतिद्वंदी रहे हैं। राज्य के बड़े कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी आए दिन ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त बयानबाजी करते रहते हैं। उपचुनाव में भी दोनों पार्टियां एकमत नहीं हो सकीं। ममता ने बंगाल की कमान लेफ्ट को सत्ता से बेदखल कर हासिल की है, लिहाजा ममता और लेफ्ट का किसी भी कीमत पर साथ आना काफी मुश्किल है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के लिए कोई भी फॉर्मूला निकाल पाना इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो यहां कांग्रेस खुद को एनसीपी और शिवसेना के उद्धव गुट के बराबर राजनीतिक ताकत समझने लगी है। ऐसा भारत जोड़ो यात्रा के बाद हुआ है। दरअसल कांग्रेस की इस समझ का एक कारण यह है कि एनसीपी और शिवसेना का बड़ा हिस्सा टूटकर बीजेपी के साथ हाथ मिला चुका है। ऐसे में यही वो मौका है जब पार्टी राज्य में अपना खोया हुआ वजूद दोबारा हासिल कर सकती है। लेकिन दूसरी ओर सच्चाई यह भी है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महाराष्ट्र में एक सीट पर जीत हासिल हुई थी। ऐसे में उद्धव गुट और शरद पवार कांग्रेस को बराबर सीटें दें, इसकी फिलहाल उम्मीद हमको नहीं लगती है।
पिछले दिनों इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक भी हुई थी, जिसमें यह उम्मीद की जा रही थी कि पार्टी सीटों पर तालमेल का कोई फॉर्मूला लेकर सामने जरूर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर समझौते में देरी का एक कारण कांग्रेस पार्टी भी है। देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में अंदर खाने सीट बंटवारे पर बातचीत तो हो रही है, लेकिन इसका कोई ठोस फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आ सका है। विपक्ष के अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता बहुत पहले से सीट शेयरिंग फॉर्मूला ईजाद करने पर जोर दे रहे हैं। नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि चुनाव में जीतना है तो सब कुछ जल्द करना होगा, ताकि जल्द ही चुनावी तैयारी शुरू की जा सके। लेकिन इस मामले में कांग्रेस की ओर से वो तेजी दिखाई नहीं दी जिसकी दरकार थी। कांग्रेस इस सवाल को थोड़ा टालने के मूड में नजर आई है। हाल ही में हैदराबाद में हुई CWC की बैठक में कुछ कांग्रेस नेताओं ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का विरोध कर डाला। कांग्रेस के इन नेताओं ने कहा है कि अगर गठबंधन न करना संभव नहीं है तो कम से कम कुछ महीनों के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा को टाल दिया जाए। कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं को यह लगता है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी तो उनके कद में और इजाफा हो जाएगा। इन राज्यों में अगर कांग्रेस पार्टी जीती तो वो गठबंधन का अगुवा होने की स्वाभाविक दावेदार बन जाएंगी। मौजूदा हालात में अगर सीट बंटवारा हुआ और बात हुई तो क्षेत्रीय दलों के लिए सीटें छोड़नी पड़ जाएंगी। ये कांग्रेस को यहां पर लगता है। लेकिन अब करीब आते लोकसभा चुनाव के साथ इंडिया गठबंधन को देर सबेर अलग अलग राज्यों में गठबंधन के लिए अपनी स्थिति को साफ करना ही होगा। फिलहाल अलग अलग नेताओं के सीटों पर हक जताने वाले बयानों से यह स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो गया है। इंडिया गठबंधन की पार्टियों के इन बयानों के कारण ही सीट बंटवारे पर लोग कह रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। उधर अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली भी टल गई है। फिलहाल ये तय नहीं है कि ये रैली आगे कब होगी। मुमकिन है कि ये रैली इंडिया गठबंधन के बीच गहराते मतभेदों और तालमेल के अभाव के चलते ही टली हो। चुनाव आज तक में मेरे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों और ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।